नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड की मैथ के साथ। आज हम पहले अभ्यास की प्रश्नावली 1.2 पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय विथ आरसी पर। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहले प्रश्न पर जब चर्चा करते हैं तो प्रश्न पहले का जो पहला पार्ट है उसमें दिया गया है कि प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसे हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो भी कारण बताना है, असत्य है तो भी हमें इसका कारण स्पष्ट करना होगा। तो पहले प्रश्न में अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं, हमने इसे पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप यहाँ से सीधा हम या तो ऊपर आई बटन दे रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में पहली ही लिंक हम उसे पिन कर दे रहे हैं, आप उस पर टच करके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको यह अध्याय बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो पहली प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो हमने अब उस अध्याय में बताया था कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के ही दो पार्ट होते हैं। पहला मतलब कि वास्तविक संख्याओं को हम लोगों ने अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांट रखा था। पहला था परिमेय तथा दूसरा था अपरिमेय। तो अब ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं हमारी, ये वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं जो होंगी उनमें से कुछ परिमेय होंगी, कुछ अपरिमेय, किंतु पूरी की पूरी परिमेय संख्याएं वास्तविक होंगी और पूरी की पूरी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होंगी। अब इस प्रश्न में यही दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है, इसलिए यह कथन सत्य हो जाता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे इसका कथन हो गया सत्य। और इसका हम कारण अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हम कारण लिख देते हैं इसका, चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या की ही एक शाखा है। यानी कि वास्तविक संख्याओं के दो रूप, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय। तो यहाँ पे सारी की सारी अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो ये यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब संख्या रेखा यहाँ पे अगर 0 है तो इस तरफ हम बढ़ते हैं तो नेगेटिव प्राप्त होता है, इस तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरफ -1, इस तरफ -2 और इस तरफ ऐसे -3 होते होते इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसका कहने का मतलब समझिए कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हम संख्या रेखा पर से किसी भी संख्या को उठाएं तो वो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या की वर्गमूल होगी। किंतु अगर वहीं पे हम -4 को अगर उठाएं और इसका अब हम नंबर लाइन पर से एक संख्या को उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 को उठा लेते हैं या 4 को उठा लेते हैं। 4 प्लस का 4 हम उठाते हैं तो ये किसका वर्गमूल है? ये 16 का वर्गमूल होता है 4। अब जबकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम वर्गमूल निकालें तो -4 आए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर वो है तो एक वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो एक काल्पनिक संख्या होगी और काल्पनिक संख्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं की जाती हैं। तो इस तरह से हम इसका निष्कर्ष मतलब इसको लिख सकते हैं। ये कथन तो हमारा असत्य हो जाता है और इसको अगर हम कारण लिखें तो कारण यहाँ पे हम लिख देते हैं
किसी भी वास्तविक किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या का जो वर्ग, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। और यहाँ सवाल में वही कहा था कि इसका अगर किसी संख्या का मतलब कि वर्ग करें या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये जितनी भी इस पे संख्याएं हैं वो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल हैं। तो -2 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं, -3 जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी अभी हमने बताया वास्तविक संख्याओं के ही दो प्रकार होते हैं, पहला परिमेय तथा दूसरा अपरिमेय। अब अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं तो उसमें या तो वो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय। अगर हम पूरे वास्तविक संख्याओं का समूह उठा लें तो उनमें से कुछ संख्याएं परिमेय होंगी और कुछ संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो इस सवाल में आपके कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि अगर हम वास्तविक संख्याओं का पूरा समूह ले तो उसमें केवल हमें अपरिमेय मिलेगी, परिमेय नहीं मिलेगी। तो यह कथन असत्य है क्योंकि उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलेंगी। तो यहाँ पे साइड में हम इस प्रश्न का कारण लिख देते हैं कि ये असत्य क्यों है। तो लिखते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय। सभी अपरिमेय नहीं होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात डाउट रह जाती है तो यहीं के यहीं कमेंट में आप लिख दीजिए, उसका उत्तर भी हम अगर हो सकेगा तो वहीं कमेंट में ही दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पहले तो पूर्णांक यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करते हुए ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं धनात्मक पूर्णांक। और इस तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे करते हुए ये निगेटिव इंटीजर आते हैं। तो यहाँ से धनात्मक पूर्णांक इस तरफ और ऋणात्मक पूर्णांक इस तरफ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? तो आइए देख लेते हैं। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो ये 2 आता है जो कि एक परिमेय है। और यहाँ पे क्या कह रहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय है। तो यहाँ से हमारा ये कथन तो असत्य हो जाता है। अब इसमें आपको कहा गया है कि एक उदाहरण दे के समझाइए। तो एक उदाहरण तो यही हो गया। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। इसी प्रकार अगर हम मतलब 9 को लेते हैं और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम 25 को ले लेते हैं और 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये 5 आता है जो कि एक परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया है।
प्रश्न है, दिखाइए कि सरल रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यही है हमारा प्रश्न तीसरा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, एक प्रकार की, एक पटरी की और एक ये चांद की। तो सबसे पहले हम इन दोनों को साइड में कर देते हैं और पटरी से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब हम पटरी की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इंच में। नंबर लाइन कहती है कि किसी भी इकाई का एक यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं और हम प्रत्येक इंच पे एक मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह से इधर भी हम मार्क लगा लेते हैं। अब ये जो गैप है एक एक इंच का है, ये सारी दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, कुछ भी। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ये हमारा 0 है और इधर हम -1, इधर -2, इधर -3, इधर कोई बहुत काम है नहीं। इस तरफ +1, 2, 3, 4, इतनी दूरी हमने ले ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0 से 2 इकाई की दूरी लेनी है। 2 इकाई की दूरी यानी कि 2 तक। तो यहाँ से हमारी ये दूरी जो है ये 2 इकाई दूरी हो जाती है। अब क्या करना है, हमें चांद लेना है और इसकी हेल्प से यहाँ से ठीक 90 डिग्री पे इसके परपेंडिकुलर लंबवत यहाँ पे एक हम मार्क लगा लेते हैं। और एक, अगर हमने इसको 1 इंच सारी दूरियाँ ली हैं तो 1 ही इंच लंबी हम यहाँ से एक दूरी इसके लंबवत 2 पे खींच देते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच लंबी हमने ये दूरी खींच ली है। अब क्या करते हैं, इसको पटरी की ही हेल्प से ये जो इसका 0 वाला पॉइंट है इसको यहाँ से मीट करा देते हैं, मिला देते हैं। ये मिला दी है। अब इसको नाम दे देते हैं। ये बिंदु हमारा O है, ये बिंदु हमारा A है, ये बिंदु हमारा B है। अब क्या करते हैं, इतना सब कुछ मिलने के बाद ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रकार में पेंसिल लगा लेते हैं। आप लोग पेंसिल लगाइएगा, हम यहाँ पे दिखे इसलिए यही पेन इसमें यूज कर ले रहे हैं। तो अब हम इस प्रकार की हेल्प से ये जो दूरी हमारी है, ये दूरी इसके बराबर हमने इसको भर लिया है। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख के कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ये 90 डिग्री है जिसकी वजह से ये दूरी तो 1 यूनिट है ही, इसको हमने पटरी से नाप कर ही खींचा था। तो अब ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें एक प्रमेय काम करेगी जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय, लोग इसे बौधायन की प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, अब ये कर्ण क्या होता है, कर्ण ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एक अलग से त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये 90 डिग्री बन रहा है। इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है यही होगी कर्ण। तो ये कर्ण जो होता है इसका स्क्वायर करें हम, वर्ग, बराबर होता है ये जो 2 भुजाएं बच गई हैं इनमें एक लंब एक आधार, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। त्रिकोणमिति में इसका असर पड़ेगा, जब हम इसे थीटा लेंगे तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, और जब हम इसे थीटा लेंगे तब ये लंब और ये आधार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार ले सकते हैं। तो यहाँ पे आता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात कर्ण का जो वर्ग है वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर होता है। तो यहीं से ये हमारे सवाल में 2 यूनिट दिया हुआ है, ये 1 यूनिट दिया हुआ है। अब इसको हम इसमें रख देते हैं। कर्ण तो हमें पता नहीं है, लंब पता है। लंब है कितना, 1 यूनिट का।
1 यूनिट लंब हम मान लेते हैं और 2 यूनिट का हमारे पास आधार है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से निकल कर आता है 1 + 2। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इस तरफ वैसा का वैसा लिखा हुआ है। तो इस तरफ कर्ण का जो स्क्वायर है इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 5 हो गया। अब ये कर्ण का वर्ग था। अब इस तरफ से वर्ग हटाने के लिए, क्योंकि हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं और बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इधर जब वर्गमूल निकालेंगे तो इधर कर्ण अकेले बचेगा और यहाँ पे √5 आ जाएगा। तो अब हमें इस वाले त्रिभुज का कर्ण का मान पता चल चुका है कि ये √5 है। तो अब क्या करते हैं, इस गोला प्रकार में यही दूरी इसके बीच में हम ले लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ से ये इसी के बराबर हो चुका है। तो अब इसी को हम O बिंदु पर रख कर यहाँ से मार्क करेंगे और एक चाप लगाएंगे जो इस मुख्य अक्ष को टच करे। यहाँ तक हम चाप लगा देते हैं। तो जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी, वैसे तो ये एक त्रिज्या है, चाहे तो हम इससे पूरा वृत्त बना सकते हैं, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी। तो अब ये यहाँ पे एक चाप लग चुका है, तो इस बिंदु का नाम हम C रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इनका सब नामकरण हो गया। अब ये एक त्रिभुज, ये एक वृत्त बन जाता और उसी वृत्त की त्रिज्या AO होती और उसी वृत्त की त्रिज्या OC भी होती। तो यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं, चूँकि OA तथा OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अतः यह आपस में बराबर हैं। ये आपस में एक ही त्रिभुज की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये दूरी जो हमारी O से लेके C तक की दूरी है, ये √5 है। ये वाली दूरी √5 थी, किंतु ये संख्या रेखा पे नहीं थी और सवाल में हमें कहा है कि √5 दूरी जो है हमें संख्या रेखा पे दर्शानी है। तो ये C बिंदु पे हमारा √5 पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकांक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकांक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति इतने में दिखाया गया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। हम सवाल पे आ रहे हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक पटरी की और एक चांद की। तो आइए इन पे हम चर्चा करते हैं इस सवाल पे। तो इस सवाल में सर्वप्रथम कहा गया है कि एक एकांक लंबाई की इकाई यूनिट की एक लाइन खींचनी है। तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लंबाई खींच लेते हैं। आपकी मर्जी, 1 इंच खींचिए, 1 फीट खींचिए, 1 मीटर खींचिए, कुछ भी खींच सकते हैं, लेकिन कॉपी जिस हिसाब से होती है उसके लिए 1 सेंटीमीटर ही पर्याप्त है। अब क्या करेंगे, हम इस 1 सेंटीमीटर की लंबाई को हम मुख्य अक्ष मानते हुए यहाँ से 90 डिग्री पे एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देते हैं और इस पटरी की हेल्प से इस पर भी 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन 90 डिग्री पे हम खींच देते हैं। तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन इस पे खींच दी है। अब क्या करते हैं, इसको हम पटरी की हेल्प से मिला देते हैं। ये हमने इसको पटरी की हेल्प से मिला दिया। ये 1 था, ये 2 था। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, इस बिंदु P2 तथा इसको P1 नाम दे देते हैं। अब देखते हैं
ये सॉरी ये 1 सेंटीमीटर की है, दोनों 1-1 सेंटीमीटर की खींची थी। तो अब वही पाइथागोरस की प्रमेय आपको पिछले वीडियो में हम समझा ही चुके हैं। तो यहाँ से ये कर्ण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, ये लंब ये आधार। अब लंब का वर्ग करेंगे, इस तरफ कर दे रहे हैं तो 1 ही आएगा, और आधार का वर्ग करेंगे तब भी 1 ही आएगा, दोनों का योग 2 हो जाएगा। और जब कर्ण का मान निकालने लगेंगे तो ये √2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका मान √2। अब फिर से हम इस P2 बिंदु को रेफरेंस लेके इसको मुख्य अक्ष मानकर, ये जो कर्ण था उसे मुख्य अक्ष मान के P2 से होते हुए 90 डिग्री पे 1 ही सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच देते हैं हम। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर। और इसको क्या करते हैं हम, बिंदु जो हमारा O है इससे हम इसको मिला देते हैं, ये हमारा मिल गया, ये आ गया हमारा पॉइंट P3। अब इसको देखते हैं तो इसका जो आधार है वो √2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 1 है यानी कि लंब है, ये 90 डिग्री है ही, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। यहाँ पे हम करेंगे तो 1 आएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 2 आएगा, इस तरह से ये 3 आ जाएगा, और कर्ण जब निकालेंगे तो ये √3 आ जाएगा। अब फिर से हम इसको हम मुख्य अक्ष मानते हुए P3 से 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और इससे 1 सेंटीमीटर ऊंची, इससे हम 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, और फिर उसको हम O बिंदु से मिला देते हैं। O बिंदु से हमने इसको मिलाकर इसका नाम दे दिया P4। अब ये 90 डिग्री है ही, ये 1 सेंटीमीटर, तो अब इसको जब निकालने चलेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे मतलब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो अब हम इसको चाहें तो √4 लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको चाहें तो हम √4 लिख सकते हैं, या इसको 2 भी लिखा जा सकता है। अब फिर से इसकी चांद की हेल्प से इसको मुख्य अक्ष मानते हुए फिर से हम एक 90 डिग्री की पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे। अब उससे होते हुए हम 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो 1 मिनट, ये हमारा 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, और इसको हम फिर से बिंदु O से मिला देते हैं। तो ये हमारा P5 पॉइंट हो गया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री। फिर से यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √4 से 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 आएगा, और कर्ण निकालेंगे तो ये √5 आएगा। और फिर इसी तरह से हम P5 से एक 90 डिग्री की पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ तक, और इसको हम O बिंदु से मिला देते हैं। O बिंदु से हमने इसको मीट करा दिया, ये पॉइंट हो गया P6, ये अपना 90 डिग्री, ये 1 यूनिट, नीचे वाली √5। इसको करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, कर्ण का मान निकालेंगे तो √6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम सारे मतलब यहाँ से आगे भी निकालते हुए चले जाएंगे। तो अब उसको हम वैसे अंदाज से बना दे रहे हैं। यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करते हैं, ये 90 डिग्री 1 सेंटीमीटर की, और उसे हम इस तरह से O बिंदु से मिला देंगे। तो ये हमारी 1 होगी, ये P7 होगी, और ये आ जाएगा √7। और यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, O बिंदु से इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा अपना P8, ये 1 यूनिट,
ये 90 डिग्री और ये निकल कर आएगा √8। ऐसे ही आगे भी हमें करते रहना है। तो यहाँ से 1 आएगा, 1 यूनिट, इसको इससे मीट कराएंगे तो यहाँ से P9 आ जाएगा और ये 1 यूनिट आएगा ही, तो ये निकल कर आएगा √9। इसी प्रकार से ये पूरा सर्किल, ये एक स्पाइरल बनेगा। स्पाइरल समझते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है, ये ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर बढ़ते हुए ये धीरे धीरे इसकी चौड़ाई, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसके कर्ण का मान हमेशा, कर्ण और आधार का मान हमेशा बढ़ता जाएगा, लंब एक ही रहेगा। तो इस तरह से ये एक स्पाइरल यानी कि एक स्प्रिंग बन जाती है, जिसके लिए इसे संख्या रेखा स्पाइरल बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या आपको ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, हम किसी वीडियो में इसको पूरा बना के आपको कुछ और दूर तक दिखा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो जैसा रिस्पांस हो बताइएगा। अगर कोई सवाल ना समझ में आए तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा, और इसके पहले का जो वीडियो है उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में, पहले मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसकी लिंक, पहली लिंक ही है, उस पर टच करके आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको संख्याओं का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा, जो इस हर एक चैप्टर में जो काम आने वाली हैं, तो आप उनको देख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।